बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, 29th ऑफ मई 2023 के इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तकरीबन हमने 17 के करीब क्वेश्चंस को डिस्कस करना है और जो मेरी करंट अफेयर सीरीज के रेगुलर व्यूअर्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ताकि आपकी जो कंटिन्यूटी है टॉपिक्स को लेके, जो पीछे से रिलेट करते हैं, पिछली वीडियोस के साथ रिलेट करते हैं, वो बेहतर अंदाज में आप उस चीज से इंटीग्रेट हो सकें। इंशाल्लाह ये जो हमारी करंट अफेयर सीरीज है, ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, सीएसएस, एफआईए, पीएमएस, इन तमाम जॉब्स के एग्जाम्स और इन तमाम जॉब्स के इंटरव्यूज में करंट अफेयर्स का जो मसला है वो आपका इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा इससे, और आप बेहतरीन अंदाज में इसकी प्रिपरेशन कर सकेंगे। स्टार्ट करते हैं। हु वन तुर्कीज प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस 2023। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तुर्की में 14 मई को इलेक्शंस हुए थे और 14 मई को इलेक्शंस का पहला राउंड हुआ था। उस राउंड में कोई भी जो कैंडिडेट्स था वो 50% वोट नहीं ले सका था। बेसिकली दो तरीके की जमातें हैं। एक जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी है। जो जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी है, इसकी तरफ से जो उम्मीदवार हैं वो रजब तैयब उर्दगान हैं, और दूसरी तरफ से जो उम्मीदवार हैं वो कमाल केचिदारगो हैं। ये जो कमाल केचिदारग्लो हैं, इनका ताल्लुक जो है वो सेकुलर बाजू से बताया जाता है, यानी ये जो तुर्की के सेकुलर हलके हैं उनकी नुमाइंदगी करते हैं। जबकि जो रेसेप तैयब उर्दगान है, ये इन्हें समझा जाता है कि ये प्रो रिलीजन लीडर हैं और ये इस्लामाइजेशन और इन चीज़ों के ऊपर जो है वो बिलीव करते हैं। इनके दरमियान ये इलेक्शंस हुए। इनका दूसरा राउंड था कल 28 मई को, और इस इलेक्शन में एक दफ़ा फिर से विक्ट्री मिली है रजब तैयब उर्दगान को। रेसेप तैयब उर्दगान अब तीसरी दफा, थर्ड टाइम, तुर्की के प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए हैं और 2023 से लेकर 2028 तक ये तुर्की के प्रेसिडेंट के तौर पे अब मौजूद रहेंगे। इससे पहले ये तुर्की के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और उससे पहले ये इस्तांबुल के मेयर भी रह चुके हैं, और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ तुर्की के ऊपर बिलीव करते हैं और इसी जो सेक्टर को आगे लेके चलते हैं। जबकि अगर हम सोशल डेवलपमेंट की बात करें या जो पब्लिक है तुर्की की, उनकी पॉलिटिकल सिस्टम में नुमाइंदगी या पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर उनकी इनपुट की बात करें, तो ऐसी चीज़ों के ऊपर ये बिलीव नहीं करते। अथॉरिटेरियन स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट होता है इनका पाकिस्तान में, और मजहबी जो ममालिक हैं, तमाम के तमाम इस्लामी कंट्रीज, उनमें ये बड़े मकबूल लीडर हैं। हालांकि इन्होंने अपने मुल्क के अंदर जो इनकी अपोजिशन पार्टीज थी और इनके अलावा जो इनके अपोजिशन करने वाले लोग थे, उनके खिलाफ इन्होंने भी अच्छे खासे इकदाम किए हैं। बहरहाल रेसेप तैयब उर्दगान को दुनिया में एक बहुत बड़े लीडर के तौर पर देखा जाता है। व्लादिमीर पुतिन के साथ इनके बड़े बेहतरीन तल्लुकात हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ये एलाए रहे हैं, रशिया के ये एलाए रहे हैं, इंडिया के साथ इनके मरासम है, और जो मिडल ईस्ट है वहां पे भी इनकी अच्छी खासी प्रेजेंस मौजूद है। When did सुल्तान ऑफ ओमान विजिटेड ईरान? तो मशरक वस्ता के अंदर बड़ी तेजी से हालात तब्दील हो रहे हैं। सऊदी अरब आजकल इस मिशन के ऊपर है कि बड़ी तेजी से जो मशरक वस्ता के ममालिक हैं उनको एक पेज के ऊपर लाया जाए। इसी सिस्टम में जो सुल्तान ऑफ ओमान है, इन्होंने ईरान का विजिट किया। 2 दिन के लिए ये विजिट पे आए हैं, और ये विजिट जो है ये 28 ऑफ मई को हुआ है। नेम द सुल्तान ऑफ ओमान एंड प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। अब इस विजिट के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ ईरान और सुल्तान ऑफ ओमान के दरमियान चूंकि मुलाकात होने जा रही है, तो जो पर्सनालिटीज होती हैं उनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स के पोर्शन में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए इनके नाम हमने याद करने होते हैं। हिशाम बिन तारिक या हैथम बिन तारिक इनका नाम है, ओमान के सुल्तान का, और जो प्रेसिडेंट ऑफ ईरान है उनका नाम है इब्राहिम रईसानी। दो तरफा जो मामलात हैं वो यहाँ पे डिस्कस होंगे, और इन सारे डिस्कशंस के अंदर जो न्यूक्लियर डील है ईरान की, उसके ऊपर भी डिस्कशन होगी। ईरान की न्यूक्लियर डील के ऊपर भी डिस्कशन होगी, और इसके साथ साथ जो वेस्टर्न फोर्सेस हैं, चूंकि ओमान ने हमेशा एज अ ब्रिज रोल प्ले किया है ईरान के दरमियान और वेस्टर्न नेशंस के दरमियान, चुनाचा ये बड़ी क्रिटिकल मीटिंग होगी जिसके अंदर बहुत सारे मामलात हैं, जैसे यमन का इशू है, हूथी बागियों का इशू है, इसके अलावा किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ ईरान के ताल्लुकात हैं, और या हालिया दिनों के अंदर जो चाइना ने एक पीस डील ब्रो की है बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया। इन तमाम चीज़ों की ये डिस्कशन होने जा रही है, और पूरी मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं उनकी इस मुलाकात पे नजर है। When did यूक्रेन फेस लार्जेस्ट ड्रोन अटैक्स बाय रशियन सिंस फरवरी 22? जैसा कि आप जानते हैं कि फरवरी 2022 में जो रशिया है उन्होंने इन्वेड किया था यूक्रेन को, यूक्रेन के ऊपर हमला किया था।
तब से लेके अब तक बहुत सारी जंगें जारी हैं। बेसिकली ये जो बाखमत रीजन है और दोनबास रीजन है वहां पे ज्यादा फाइट चलती है, लेकिन जो कैपिटल कीव है वहां पे भी जो रशियन फोर्सेस है वो बमबारी करती रहती हैं। तो हाल ही में ये देखने में आया है कि लार्जेस्ट जो ड्रोन अटैक्स किए गए हैं रशिया की तरफ से वो हुए हैं संडे वाले दिन 28 मई को, और तकरीबन 54 के करीब जो ड्रोन अटैक्स हैं वो किए गए हैं यूक्रेन के ऊपर। नेम चाइनाज फर्स्ट होम ग्रोन कमर्शियल फ्लाइट, चाइना ने अतवार वाले दिन, संडे वाले दिन 28 मई को पहली कमर्शियल ग्रोन फ्लाइट जो उन्होंने अपने मुल्क के अंदर तैयार किया उसका कामयाब तजुर्बा किया है। उस फ्लाइट का नाम क्या है? तो उस फ्लाइट का नाम है C919। C919 ये समझा जा रहा है कि ये जो बोइंग फ्लाइट है जो दुनिया भर में मशहूर है, उसको अब ये compete करेगी, और चाइना का टेक्नोलॉजी के ऊपर ये उनका जो बढ़ता हुआ असर रसूख है उसकी ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। द टेररिस्ट ग्रुप अल शहाब अटैक्ड डैश पीस कीपिंग मिशन इन सोमालिया। सोमालिया के अंदर एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसका नाम अल शहाब है, और ये जो यूएन पीस कीपिंग मिशन होते हैं, जो अफ्रीकन पीस कीपिंग मिशंस हैं सोमालिया के अंदर, पीस कीपिंग मिशंस के मुतालिक लास्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान के 8 सोल्जर्स को यूएन की तरफ से ऑनर दिया गया था, और इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि पाकिस्तान फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री कंट्रीब्यूटर है यूएन पीस कीपिंग का, और बांग्लादेश फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री है, कंट्रीब्यूटर है एज अ यूएन पीस कीपिंग। अब ये कल ही ये वाकया पेश आया सोमालिया के अंदर कि अल शहाब जो उनका टेररिस्ट ग्रुप है उन्होंने अटैक किया एक पीस कीपिंग मिशन के ऊपर। ये जो पीस कीपिंग मिशन था उसमें युगंडा यानी युगांडा जो कंट्री है, और ये एक युगंडियन पीस कीपिंग मिशन था जिसके ऊपर ये टेररिस्ट अटैक किया गया है। The ethnic violence claimed 40 lives on 28th May in which state of India? इंडिया की किस रियासत में 28 मई को एथनिक वायलेंस के नतीजे में 40 अफराद हलाक हुए हैं? तो इंडिया की जो रियासत है मणिपुर, वहां पे ये फसादात जारी हैं, और ये जो फसादात हैं ये दो एथनिक ग्रुप्स हैं, एक तरफ हिंदूज हैं और दूसरी तरफ जो है ये क्रिश्चियंस हैं। क्रिश्चियंस और हिंदूज के दरमियान ये फसादात जारी हैं। वजह दरअसल ये है कि जो वहां पे हिंदूज हैं वो उन्होंने जो जॉब कोटा है वो अपने लिए बढ़ा दिया है, और उस जॉब कोटा में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसको उन्होंने इग्नोर किया है, जिसकी वजह से मणिपुर के अंदर ये फसादात जारी हैं। पहले भी इसमें 70 के करीब लोगों की डेथ हुई थी। और जो हिंदूज कम्युनिटी है उनका जो वहाँ पे ग्रुप है उसे मेती कहते हैं, और ये जो क्रिश्चियन कम्युनिटी वहाँ पे ये कुकु ट्राइब्स का नाम दिया जाता है, और इन दोनों ट्राइब्स के दरमियान ये फाइट्स देखने में आ रही हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि 28 मई वाले दिन ही नरेंद्र मोदी ने इंडिया की नई पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग बनाई गई है, जो नई हेक्सागोनल उनकी बिल्डिंग है, उनका जो डिजाइन है वो ताबूत की तरह का है, इसका इफ्तिताह किया है। और इसके अंदर तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज थी ओपोजिशन की उन्होंने इसका बायकॉट किया था, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो द्रौपदी मुर्मू उनकी प्रेसिडेंट है उनको भी इनवाइट नहीं किया, और तमाम जो हिंदुत्व के लोग थे उन्हें इनवाइट किया था इसकी जो तकरीब हुई, इनागुरल तकरीब की गई है। नेम द थर्ड वुमन टू विन पाम डियोर प्राइज एट कैंस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस। फ्रांस के अंदर एक कैंस फिल्म फेस्टिवल होता है जिसे दुनिया भर में रिगार्ड किया जाता है फिल्मी दुनिया के अंदर। वहां पे तीसरी ऐसी वुमेन बनी है जिन्होंने पाम डियोर बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी के अंदर अवार्ड विन किया। उनका नाम क्या है? ये फ्रांस से ताल्लुक रखने वाली डायरेक्टर हैं जस्टिन ट्रेड, जो कि दुनिया की तीसरी ऐसी खातून बन गई हैं जिन्होंने पाम डियोर प्राइज विन किया है। नेम द ब्रेन ईटिंग अमीबा दैट क्लेम टीनेजर्स लाइफ इन कराची। कराची में एक जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर है जिसे पहले जिना हॉस्पिटल कहा जाता था, अब ये जेपीएमसी है। जेपीएमसी के अंदर एक 19 साल टीनेजर की डेथ हुई है, जिनको दिमाग खा जाने वाले अमीबा की वजह से उन्हें एक बीमारी का सामना करना पड़ रहा था। और ये जो अमीबा होता है दिमाग खा जाने वाला ब्रेन ईटिंग अमीबा, इसका नाम क्या है? इसे कहते हैं नेग्लेरिया फॉलेरी। नेग्लेरिया फॉलेरी बेसिकली जो फ्रेश वाटर और वार्म वाटर होता है, फ्रेश या वार्म वाटर का एक अमीबा है जो थ्रू नोज इंसान के दिमाग की तरफ जाता है, और अल्लाह ताला रहम करे कि ये इंसान के दिमाग को आहिस्ता आहिस्ता खाना शुरू कर देता है, जिससे इंसान बीमार हो जाता है, और उसकी बीमारी जो ये होती है फैटल होती है, मोलिक होती है। और ये दूसरा केस ऐसा जेपीएमसी में देखने में आया है जिसमें जो टीनेजर्स हैं उनकी डेथ हुई है ब्रेन ईटिंग अमीबा की वजह से। Name the renowned director of Jinnah Postgraduate Medical Center who died on 28th of May। जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर या जिन्ना हॉस्पिटल की डायरेक्टर थी, बड़ी मशहूर, पाकिस्तान के अंदर उनका बड़ा नाम है तिब्बी घरानों के अंदर, और पाकिस्तान की जो मेडिकल फर्टेनिटी है, जो फैमिली है, उसमें उनको बड़ा रिगार्ड किया जाता है। उनकी डेथ हुई है 28 मई को, अल्लाह ताला उनकी कामिल मगफरत फरमाए। उनका नाम आपने याद रखना है, डॉक्टर सीमी जमाली। अक्सर आपने इनको खबरों में भी सुना होगा।
हु इज द ऑथर ऑफ बुक पर्शिया लैंड ऑफ एम्परर्स एंड किंग्स। रिसेंटली एक बुक पब्लिश की गई है पर्शिया लैंड ऑफ एम्परर्स एंड किंग्स, जो कि ईरान और उसके निज़ाम के गिर्द घूमती है और वहां पे जो बादशाहों का दरबार गुजरा उसके गिर्द घूमती है। इसके ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर हैं डॉक्टर इफ्तिखार सलाहुद्दीन। प्लास्टिक वेस्ट इन रोड कंस्ट्रक्शन अ पाथ वर्थ पेइंग रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। दुनिया भर में प्लास्टिक वेस्ट को यूटिलाइज करने के लिए, उसको रिसाइकल करने के लिए मुख्तलिफ रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं। रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है प्लास्टिक वेस्ट इन रोड कंस्ट्रक्शन, जिसका मकसद यह है कि जो प्लास्टिक वेस्ट है उसकी मदद से रोड्स बनाई जाएं। ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है? तो ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है वर्ल्ड बैंक की तरफ से। हाउ मैनी प्लास्टिक रोड्स प्रोजेक्ट्स आर फाउंड इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर काम किया जा रहा है कि रोड्स बनाई जाएंगी और प्लास्टिक वेस्ट को यूज करते हुए? तो इस वक्त पूरी दुनिया में तकरीबन 132 ऐसे रोड प्रोजेक्ट्स हैं। द फर्स्ट प्लास्टिक रोड इन पाकिस्तान इज बिल्ड इन पाकिस्तान में जो पहला प्लास्टिक रोड का प्रोजेक्ट था ये कहाँ कंप्लीट हुआ है? ये इस्लामाबाद में। याद रखिए एक ब्लू रोड भी पाकिस्तान में बनाया गया है। ये जो ब्लू रोड का प्रोजेक्ट है ये लाहौर में बनाया गया है, और लाहौर में जो कलमा चौक का अंडरपास था, अब इस कलमा चौक अंडरपास को दो एक्सटेंशन दी गई हैं। एक फिरदौस मार्केट की तरफ, फिरदौस मार्केट की तरफ दी गई है, और एक डीएचसी की तरफ दी गई है कलमा चौक अंडरपास को। और इसमें जो एक लेन है उस लेन को ब्लू कर दिया गया है। ठीक है, बेसिकली ये फिरोजपुर रोड से स्टार्ट होती है, जो लोग लाहौर आते जाते रहते हैं उन्हें पता होगा। तो ब्लू रोड लाहौर में है और प्लास्टिक रोड इस्लामाबाद के अंदर है। यूके एंड यूएसए आर एग्रीड टू इंटीग्रेट विच कंट्रीज इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स परमानेंट मेंबर। जैसे कि आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के जेर एहतमाम एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसमें 5 ममालिक है जिन्हें P5 कहा जाता है, जिनके पास वीटो की पावर होती है। दरअसल ये वो तमाम ममालिक हैं जो कि वर्ल्ड वार 2 में जिन्होंने जो है वो अलाइड फोर्सेज जो थी, यानी जिन्होंने इत्तेहाद किया था और जर्मनी या नाजी फोर्स को शिकस्त दी थी। तो ये 5 कंट्रीज हैं जो कि वीटो पावर रखते हैं। उसमें एक कंट्री जो है वो जापान है, रशिया है, दूसरा कंट्री यूएसए है, तीसरा कंट्री जो है वो यूनाइटेड किंगडम्स है, चौथा कंट्री यहाँ पे बनता है फ्रांस, और पांचवा कंट्री है चाइना। ये अलाइड फोर्सेस थी जिन्होंने नाजी फोर्सेस को शिकस्त दी थी, और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूएन बनी थी तो इनको परमानेंट मेंबर कहा गया था। तो यूएनएससी के अंदर टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। 15 में ये 5 परमानेंट होते हैं, 10 जो है वो इनके नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो हाल ही में बहुत सारी ये बातें चल रही हैं कि इसको रीस्ट्रक्चर या रीफॉर्म किया जाए और यूएनएससी के मेंबर्स को बढ़ाया जाए और उसके परमानेंट मेंबर्स को बढ़ाया जाए। तो यूके और यूएसए 4 ममालिक के ऊपर एग्रीड है। उन 4 ममालिक को G4 कहा जाता है, और उन 4 ममालिक में हमारा हमसाया मुल्क इंडिया भी शामिल है। वो जो G4 कंट्रीज है वो कौन कौन से हैं? उनमें एक तो खुद जर्मनी है जो कि वर्ल्ड वार 2 के अंदर इन अलाइड फोर्सेस के अगेंस्ट उसने लड़ाई की थी। एक जापान है जो कि अगेन वर्ल्ड वार 2 के अंदर अलाइड फोर्सेस के अगेंस्ट गया था। इंडिया है जिसका को वर्ल्ड वार 2 में एज सच कोई ज्यादा रोल नहीं है, बस यहाँ से हमारे सोल्जर्स गए थे जिनको जबरदस्ती बरतानिया की तरफ से जब जर्मनी के अगेंस्ट यूज किया गया था। और ब्राजील कंट्री है जो कि ब्रिक्स का, ये भी ब्रिक्स का पार्ट है, ये भी ब्रिक्स का पार्ट है, G20 का भी ये पार्ट है। और ये जापान और जर्मनी जो है ये G7 का पार्ट है। तगड़े मुल्क हैं भाई, और इनकी अब इंटीग्रेशन की बात की जा रही है कि यूएनएससी में इन्हें इंटीग्रेट किया जाए। The expected penalty on Pakistan if Iran-Pak gas pipeline is not completed by 2024। 2024 तक अगर ईरान गैस पाइपलाइन कंप्लीट नहीं होती यूएसए का, क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर है, तो उसके ऊपर पाकिस्तान को कुछ जुर्माना बर्दाश्त करना पड़ जाएगा। ये कुछ जुर्माना जो है ये 18 बिलियन US डॉलर बनता है। तो पाकिस्तान को ये जुर्माना अदा करना पड़ेगा अगर पाकिस्तान ये नहीं करता। हाउ मेनी कॉफी कप्स आर कंज्यूम्ड बाय ब्रिटिश पीपल पर डे। एक लेटेस्ट रिपोर्ट पब्लिश हुई है। पाकिस्तानियों को या बरसगीर के लोगों को चाय का आदी बताया जाता है, तो यूरोपियन लोग कॉफी के आदी हैं। तो वहां उस रिपोर्ट के मुताबिक बर्तानिया में एक दिन में कितने कप्स कॉफी के कंज्यूम हो रहे हैं? तो बर्तानिया के अंदर एक दिन में 98 मिलियन कॉफी के कप्स कंज्यूम हो रहे हैं। तो ये आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आई होगी। समझ आई है तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके, वीडियो को जरूर लाइक करके जरूर शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।